पॉज करो, पॉज। ओके। अच्छा, कल सैटरडे वाली क्लास में हम ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास 2 सवाल रह गए में, एक आज आधे पौने घंटे में होने, क्वेश्चन 10 रहता है ना, और कल इंशाल्लाह क्वेश्चन 6 करेंगे, और कल उम्मीद है आपको असर से पहले ही फ्री कर दिया जाएगा। लास्ट टाइम सैटरडे की तरह मगरिब तक हम नहीं जाएंगे। अच्छा जी, IAS 37 निकाल लें। अच्छा भाई, अब बस सीरियसली लेने लग जाए IAS 37 को, और आज और कल का दिन ही है, फिर संडे का पूरा दिन आपने जो है वो IAS 37 पे अच्छी तरह तरीके से लगाना है, क्योंकि आज और कल का दिन बस IAS 28 का सवाल होगा पार्ट बी में, उसके बाद बस IAS 37 ही होगा। तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी होती है या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी होती है? प्रोविजन। अब आप लगिए, अब आप प्रोविजन में रिकॉर्ड का लफ्ज लिख के आएंगे पेपर में या रिकॉग्नाइज का? रिकॉग्नाइज का। अच्छा, अब हमारी आज की डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम IFRS के पार्ट बी के सवाल कर रहे थे। पेज नंबर मुझे बता दें कौन सा है? पेज नंबर आपको तो नहीं, हमें निकलने दूंगा, आप फंस गए हो इधर ही। IAS 37 क्या लगानी है, कौन सी केबल लगानी है? नहीं सर, कह रहे वो ध्यान से फिर अच्छा अच्छा जी, हम आपको पता है लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे कि एक एंटिटी है, उसका ऑफशोर फील्ड है, जहां उसका लाइसेंस ये चाहता है कि ये रिमूव करे ऑयल रिग को एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन और बाद में रीस्टोर करे सी बेड को। 90% कॉस्ट होंगी रिग रिमूव करने से और 10% कॉस्ट होंगी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने से। अब आप मुझे ये बता दें कि सवाल क्या कह रहा था? एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट द रिग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बट नो ऑयल हैज बीन। इस वजह से हम सिर्फ किसके लिए लायबल फील करें? रिग को डी इंस्टॉल करने के लिए, या फिर ऑयल निकलने से जो वेस्टेज हुई है उसको भी साफ करना है? हुई नहीं, ठीक है आप जा सकते हैं, शुक्रिया। रिफंड पॉलिसी, एक रिटेल स्टोर है, उसकी पॉलिसी है कि वो परचेजेस को रिफंड करे। भाई पार्ट बी के एंड पे फीडबैक होगा इस क्लास में, और जो लोग पार्ट बी में नहीं होंगे उनको कहिएगा पार्ट ए में के बाद जाते हुए फीडबैक दे दें। अ रिटेल स्टोर हैज अ पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग परचेजेस बाय डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स इवन दो इट इज अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन। इट इज पॉलिसी ऑफ मेकिंग रिफंड्स इज जनरली नोन। बोलें ये कौन सी ऑब्लिगेशन बनेगी? लीगल ऑब्लिगेशन बनेगी या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन? जल्दी बोले ना। Its policy is generally known even though it is under no legal obligation. So that's why इस liability को प्रोविजन बनाएंगे। बाकी लिखना लिखना कैसे है ये पास पेपर में डिस्कस होगा, इसको छोड़ें। जो जो एग्जांपल्स मैं करा रहा हूं बस अब वो नोट किया करें कि पेज 345 पे एग्जांपल 4 की है और पेज 345 पर एग्जाम्पल 6। अच्छा भाई, ये पूरे सिलेबस की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, इससे असल में प्रोविजन का कॉन्सेप्ट समझ आता है, तो इसको ज़रा अटेंटिवली समझ लें। एक नया कानून बनाएं जिसमें एक एंटिटी के लिए ज़रूरी है स्मोक फिल्टर फिट करना बाय 30 जून 2001। 30 जून 2001 तक इसने स्मोक फिल्टर फिट करने हैं। अब माय डियर, यहां से शुरू करते हैं। 1 जनवरी, जल्दी बोले ना, असल में एट 31 दिसंबर 2000 उसने लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं 1 जनवरी 2000 से शुरू करता हूं और
आई एम अगेन एम्फोसाइजिंग इट, अभी भी टाइम है, इस स्टैंडर्ड को सीरियसली ले लें। अगर कोई भी सुस्ती की है पिछले दिनों में, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सारी चीज़ें एड्रेसेबल हैं, अभी बिल्कुल शुरू है। अच्छा, न्यू लॉ कब आया ये उसने नहीं बताया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। अंडर न्यू लॉ एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक फिल्टर बाय 30 जून 2001। ये डेडलाइन है, इस दिन तक आपने क्या करना है, स्मोक फिल्टर फिट करने हैं ताकि इलाके वालों को नुकसान ना हो। ओके डन जी, ये तो लीगल ऑब्लिगेशन बन गई हमारी। अब सवाल ये है, द एंटिटी हैज नॉट फिटेड द फिल्टर्स। हमने कहा किस दिन, कहते हैं यहां पे खड़े होके, क्योंकि हो सकता है नया लॉ यहां अनाउंस हुआ हो, यहां अनाउंस हुआ हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब लॉ अनाउंस होता है तो हुकूमत टाइम देती है। जैसे कोई इलाके वाले कह दें कि यार हर घर को चाहिए कि अपने घर के बाहर क्यारी बनाए ताकि हमारा इलाका खूबसूरत नज़र आए, और हम उसको 4 महीने दे रहे हैं, तो हो सकता है इनको हमने 1.5 साल दिया हो या इनको हमने 2 साल दिए हों कि स्मोक फिल्टर बहुत महंगे आते हैं, खरीद लो। 30 जून 2001 डेडलाइन है, उसके बाद भी अगर तुम्हारी फैक्ट्री में स्मोक फिल्टर हमें ना नजर आए तो फिर तुम्हें इस पर सजा मिलेगी। तो फिल्टर कब तक फिट करने हैं, 30 जून 2001 तक। द एंटिटी हैज अल्हम्दुलिल्लाह नॉट फिट, इन्ना लिल्लाह, द एंटिटी हैज इन्ना लिल्लाह नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर एट 31 दिसंबर 2000। यहां पे वो कह रहे हैं नॉट फिटेड, यहां पे खड़े होकर वो कह रहे हैं नॉट फिटेड, अभी तक फिट नहीं किए। बताएं लाइबिलिटी बुक करें, क्यों? अभी तो टाइम नहीं आया ना, अभी ना अगर अच्छा हुकूमत के कोई बंदे आए और आगे ओए फिल्टर फिट नहीं किए, हम कहेंगे इधर आप अंदर कैलेंडर दिखाऊं तुझे, ओए देख कैलेंडर, अभी तो 31 दिसंबर चल रही है, तो कौन से स्मोक फिल्टर? ये सोल्यूशन है माय डियर, देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो पास्ट इवेंट। कॉस्ट ऑफ फिटिंग फिल्टर्स, आगे ना पढ़े, कॉस्ट ऑफ फिटिंग फिल्टर्स की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर। आप ये एंट्री ना करें कि पेएबल क्रेडिट या खर्चा डेबिट या फिल्टर डेबिट, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड। आगे मैं नहीं पढ़ा। एट 31 दिसंबर 2001, अच्छा इस दिन क्या हुआ है माय डियर, एट 31 दिसंबर 2001? ओहो नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूं फिल्टर फिट हो गए हैं या नहीं, सवाल आपको कैसे पता चला? वो तो नीचे सोल्यूशन लिखा हुआ है, नीचे छोड़ें, नीचे तो सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, नीचे तो सोल्यूशन है, उसको छोड़ें। अच्छा वो ना अब अजीब सा बंदा है, हम तो अपने पाकिस्तान में ना यहाँ पे ये लगा लेते होते हैं ये कि ये बात आगे दोनों से मिल रही है, तो इस तरह की लाइन उसको लगानी चाहिए थी। दुनिया के स्टैंडर्ड है, बस अंग्रेजी समझ आ ही जाएगी आपको। तो माय डियर ये वाली जो लाइन है ये ऊपर से मिल के पढ़ाएंगे, अब मिला के पढ़ें। द एंटिटी हैज नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर्स एट 31 दिसंबर 2001 इवन का मैं लफ्ज़ अपनी तरफ से बोल रहा हूं, यानी अब तक भी आपने स्मोक फिल्टर फिट नहीं किए। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, नॉट फिटेड द फिल्टर्स, अभी तक मैंने फिल्टर फिट नहीं किया। आप बताएं जी मैं स्मोक फिल्टर के लिए लायबल फील करूं? अच्छा आप मेरे सवाल पे तो एतमाद करेंगे नहीं, मैं दुनिया के स्टैंडर्ड्स का सोल्यूशन दिखा देता हूं आपको। देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन, इसलिए मैंने कहा था ये IAS 37 का बेहतरीन सवाल है। देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फिट द स्मोक फिल्टर्स, हम अभी भी स्मोक फिल्टर फिट करने के लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस वजह से कि स्मोक फिल्टर फिट करने की लाइबिलिटी किताबों में तब आएगी जब वो खरीद लेंगे। अगर वो खरीदेंगे नहीं तो बिला वजह 25 मिलियन की लाइबिलिटी, मिसाल दे रहा हूं, बिला वजह 25 मिलियन की लाइबिलिटी किताबों में नजर आए, हालांकि अभी तक मैंने खरीदे ही नहीं। इसकी मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं। फिरोजपुर रोड के ऊपर मिसाल के तौर पे हुकूमत कई दफ़ा कहती रहती है ये चीज़ें हटाएं, ये करें, सड़क को ये करें, वो करें, और 5-5 साल लोग वो बात नहीं मान रहे हुकूमत की। कभी वो क्रेन लेके आगे चीज़ें तोड़ रहे होते हैं, कभी ये कर रहे होते हैं, फिर प्रेशर डालते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे उनकी बातें।
5-5, 10-10 साल से लोग जो है वो लॉ को वायलेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इस बात को मान चुका है। स्टैंडर्ड कहता है ऐसा होता है दुनिया में, कानून बन जाते हैं, लोग साल साल उनको नहीं मानते। स्टैंडर्ड कहता है कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इनके ऊपर फिल्टर फिट करने की। क्या अगर ये 31 दिसंबर 2001 को बिजनेस बंद करना चाहें तो क्या ये फिल्टर फिट करके बिजनेस बंद करें या फिट किए बगैर भी बिजनेस बंद कर दें तो खैर है, कोई मसला नहीं। आप वो बंदे आए 31 दिसंबर 2001 को, आप कहीं स्मोक फिल्टर फिट नहीं हुए, वो कहें यार ये शर्म नहीं आती तुम लोगों को, आप कहें यार मेरा तो बिजनेस बंद करने का प्लान है, इंशाल्लाह 6-7 महीने में मैं बिजनेस बंद करके जा रहा हूँ, फिल्टर कहाँ से 25 मिलियन का खर्चा मैं इतने बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बिजनेस बंद करके जा रहा हूँ। तो देयर इज नो लाइबिलिटी फॉर स्मोक फिल्टर्स, बट देयर मे बी अ लाइबिलिटी ऑफ 6 months फाइन। 6 महीने आपने नॉन वायलेशन ऑफ लॉ की है, उसकी लाइबिलिटी बिल्कुल बनेगी आपकी, एंड दैट विल बी 6 months फाइन। अगर 1 महीने का फाइन 50,000 रुपए है तो 6 महीने का फाइन 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख के फाइन की लाइबिलिटी बुक कर लें, बट स्मोक फिल्टर की लाइबिलिटी उस वक्त तक बुक नहीं हो सकती जब तक के स्मोक फिल्टर खरीद ना लें। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट हर बिजनेसमैन को कह दे कि जो बिजनेसमैन भी साल की सेल उसकी 5 मिलियन से ज्यादा है, वो सारे बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप दिया करें। इतने अमीर लोग हैं, एम्प्लॉयज बेचारे खज्जल होते हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप दिया करें। कोई मोटरसाइकिलों पे आ रहा होता है, कोई किसी पे आ रहा होता है सर्दी में, पिक एंड ड्रॉप दें। अब ये 10 साल भी अगर पिक एंड ड्रॉप नहीं देते अपने एम्प्लॉयज को, तो पिकअप बस खरीदने की इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। पिकअप बस खरीदने की क्या लाइबिलिटी है भाई? नहीं अफोर्ड कर सकते, क्या करें? हुकूमत जिद कर रही है कि आप खरीदो, हमने नहीं खरीदनी, कर लो जो करना है फिर। हाँ, लेकिन हुकूमत फिर क्या लगाती रहेगी? फाइन लगाती रहेगी, या फाइन पे करते रहें। तो याद रखिएगा, एसेट अगर हुकूमत आपको इंस्टॉल करने को कह दे तो उसकी लाइबिलिटी किताबों में कभी ना रिकॉर्ड कीजिएगा, अनलेस के एसेट खरीद लें। हाँ, लेकिन उस एसेट के ना खरीदने की वजह से जो आप कानून तोड़ रहे हैं, उस कानून को तोड़ने पे जो फाइन बनता है, उस फाइन की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ले, वो कोई मसला नहीं। तो इस सिनेरियो में 2 लाइबिलिटीज होंगी। एक होगी फिल्टर को खरीदने की लाइबिलिटी, वो तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के स्टूडेंट को भी पता है, तब तक रिकॉर्ड नहीं हो सकती जब तक एसेट खरीद ना लें। और दूसरी लाइबिलिटी है फाइन की, वो पहले सिनेरियो में तो कोई नहीं है, लेकिन दूसरे सिनेरियो में 6 महीने की फाइन की लाइबिलिटी हमारे पे बनती है। लेकिन उसमें स्टैंडर्ड वाला बड़ी तफसील में चला गया। स्टैंडर्ड कहता है लॉ ना नया नया आया है, लॉ नया नया आया है, तो जरा देख लो जिन लोगों ने स्मोक फिल्टर फिट नहीं किए हुए, उन लोगों पर हुकूमत फाइन सख्ती से लगा भी रही है या नहीं। अगर अभी लॉ ताजा ताजा होने की वजह से फाइन पे सख्ती नहीं है, तो फिर देख लो फाइन देने का चांस प्रोबेबल है, पॉसिबल है, या रिमोट है। वैसे हम तो बाय डिफॉल्ट एज्यूम किया करेंगे फाइन देने का चांस हाई है, अगर सवाल ने कुछ नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर सवाल कह देगा कि लॉ नया नया है और अभी 6 महीने ही गुजरे हैं, हुकूमत ने इतनी सख्ती नहीं कर रही, तो फिर ठीक है, फिर फाइन की लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है, फिर वो भी रिलैक्स हो सकती है। लेकिन ये कोई बात ऐसी नहीं है, जब तक एग्जामिनर बता ना दें हमें ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमें एज्यूम करना चाहिए कि 6 महीने का फाइन हमारे कंधों पर आ गया है। तो ये तो दुनिया के स्टैंडर्ड्स बन रहे थे, ऐसी उसने बीच में एक बहुत टेक्निकल बात कर दी। टेक्निकल तो नहीं, आसान बात है कि अगर फाइन रिकवर करने में हुकूमत सख्ती नहीं कर रही तो खैर है। मिसाल के तौर पे हुकूमत कह देती कि यार जिसने फेस मास्क नहीं लगाया हुआ कोरोना में उसको फाइन होगा। अब हर किसी से आपने पूछा तो हर किसी ने कहा यार कोई फाइन नहीं ले रहा, तो ये कौन सा फाइन है फिर? ये तो फाइन ऐसे बोंगे आप लाइबिलिटी बुक करें अपनी। तो अगर आप हुकूमत ने कानून बना दिया और हुकूमत उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करी सिरे से, तो भी यू कैन अवॉइड दिस फाइन, कोई मसला नहीं। लेकिन इस केस में मेरे ख्याल से 6 महीने का फाइन अगर पेपर में सवाल आएगा हम बुक कर देंगे, अनलेस कि वो कह दे कि फाइन लेने में हुकूमत नरमी कर रही है, फिर और बात है। अब मैं पूरा जवाब पढ़ूंगा। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, यहां पे खड़े होके, बिकॉज देयर इज नो पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट होता फिल्टर का खरीदना, जिसकी वजह से पेबल क्रिएट होता। पहले दिन जब हमने IAS 37 शुरू किया था तो हमने उसमें पढ़ा था पास्ट इवेंट होना जरूरी है, फिर ही लाइबिलिटी बनती है। पहले दिन पहला डब्बा जो था, बिजली का पास्ट इवेंट हमने बताया था, बिजली यूज करना। रेंट पेबल का पास्ट इवेंट हमने बताया था, बिल्डिंग यूज करना। तो देयर इज नो पास्ट इवेंट, देयर इज नो पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट आपका कोई भी नहीं है।
ईदर फॉर कॉस्ट ऑफ फिल्टर्स, कॉस्ट ऑफ फिल्टर की लाइबिलिटी भी बुक करने की जरूरत नहीं है, और फॉर फाइन, क्योंकि मैं खड़ा इस वक्त यहां पे हूं, तो ना मैं फिल्टर्स की लाइबिलिटी बुक करूं, ना मैं फाइन की लाइबिलिटी बुक करूं। वाई? इसलिए कि अभी फिल्टर खरीदे नहीं, और फाइन की इसलिए बुक ना करूं कि यहां पे खड़े होकर मैंने लॉ वायलेट नहीं किया। लेकिन देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक filters because no obligating event has occurred. Maslan, the fitting has not occurred. The purchase of filters is not done because no filters are fitted yet, या परचेज yet कर दें, क्योंकि अभी तक हमने फिल्टर नहीं खरीदे, और अगर खरीद लेते और पेमेंट ना करते फिर तो लाइबिलिटी थी। However के आगे क्या लिखा होगा? However an obligation might arise, मैं कह रहा हूं might हम पेपर में नहीं लिख के आया करेंगे, हम will लिख के आया करेंगे, तो ऐसे अजीब सी इसने बात कर दी। However obligation might arise to pay the fine or penalties, कितने अरसे की? For 6 months, क्योंकि अब 6 महीने गुजर चुके हैं। However an obligation might arise for 6 months, आई कैप ये एडजस्टमेंट बड़ी मजे की टेस्ट कर रहा है पास पेपर्स में, और उसमें हमें महीने गिनने पड़ते हैं कि कितने महीने का फाइन बन रहा है। तो फॉर 6 months अंडर द लेजिस्लेशन बिकॉज द पास्ट इवेंट हैज अकर्ड। नाउ व्हाट इज द पास्ट इवेंट? यहां क्या पास्ट इवेंट हुए जिसकी वजह से मैं, देखिएगा जरा मुझे, जिसकी वजह से मैं ऐसे ऐसे स्टंबल हो रहा हूं, क्या पास्ट इवेंट हो गया है? नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ फॉर, बोलें, 6 months. Because the obligating event, past event has occurred, the non-compliant operation of factory from non-compliant operations कब से? From July till December, 6 महीने। अच्छा जी, assessment of probability of incurring fines and penalties by non-compliant depends on the details of the legislation and the सख्ती of enforcement regime. ये डिपेंड करता है कि वो कितनी सख्ती कर रहे हैं। अगर सख्ती से फ़ाइन ले रहे हैं तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लें, और अगर सख्ती से फ़ाइन नहीं ले रहे और रिलैक्स ही कर रहे हैं लोगों को फ़िलहाल, और थोड़ी सी छूट दे रहे हैं अभी, तो फिर फ़ाइन भी रिकॉर्ड ना करें तो कहते हैं कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नो प्रोविजन इज़ रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ फिल्टर्स। कॉस्ट ऑफ फिल्टर्स को तो फारिग कर दें। हाउएवर अ प्रोविजन इज़ रिकॉर्डेड फॉर द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ फाइन। फाइन का बेस्ट एस्टीमेट लगाएं और फिर उसको रिकॉर्ड कर लें। ये तो अक्सर मैंने आपको कहा है वो प्रोबेबल के लिए लिखता है, डेट आर मोर लाइकली टू बी पेड देन नॉट, मोर लाइकली डेट आर प्रोबेबल टू बी इम्पोज्ड। मोर लाइकली देन नॉट का क्या मतलब होता है? प्रोबेबल टू बी इम्पोज्ड। जिस तरह मैंने बनाया फिक्रा वो पढ़ें, वो आसान लगेगा आपको। एंड पेनल्टीज डेट आर प्रोबेबल टू बी, उन पेनल्टीज की लाइबिलिटी बुक कर लें विच आर बोल लें प्रोबेबल टू बी इम्पोज। प्रोबेबल का क्या मतलब होता है? देने का चांस ना देने की चांस की बनिस्बत ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट। पढ़ें जरा और हाथ खड़ा करके बताएं क्या सवाल है। हाइब्रिड में माइक ले लें, कुछ भी करें, जरा बताएं। जी, हाथ खड़ा करके कोई सवाल बता दें। आइडिया आसान है ना, ऐसे ना किया करें, कॉन्फिडेंस से चलें। हाथ खड़ा करके बस बताएं क्या सवाल है, और किसी ने जवाब बताना है जवाब बता दे हाथ खड़ा करके। जी, वेल डन।
एक्सेलेंट। जो वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बंदों को ट्रेन करना पड़ेगा जी वेल डन। और वो जो ट्रेन करने की कॉस्ट है वो पूछ लें तो वो हम उससे रिपोर्ट करेंगे। एक्सेलेंट। आप कोई जवाब बताए? जी जवाब बता दें। नहीं नहीं वो अलग बात है। फिलहाल बताएं लाइबिलिटी बुक करनी है या नहीं बुक करनी? क्यों नहीं? अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो बताएं, वजह बताएं। जी सही बात पहुंच गए हैं, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूं जी। एक्सेलेंट, ये लफ्ज बोलना था, ट्रेनिंग ही नहीं हुई। जब ट्रेनिंग ही नहीं हुई तो फिर ट्रेनर की तरफ, इसका मतलब है पढ़ाए बगैर भी बच्चे पास हो सकते हैं। मैं तो ऐसी समझ। अच्छा जी, स्टाफ रीट्रेनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन, आप लोग बोलते रहे थे पास्ट इवेंट नहीं हुआ, आप लोगों को बोलना चाहिए था कि ट्रेनिंग नहीं हुई अभी तक। तो ट्रेनर की तरफ किस वक्त मैं लायबल फील करूंगा? जब ट्रेनिंग हो जाएगी, जब ट्रेनिंग हो जाएगी। पढ़ें जी। सानू सवाल तो समझा दो, इन्हों ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ भी पता लग गया, मैंने सवाल नहीं समझ आ रहा जी। वो लोग आप मुतवज्जे हो जाए। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ चेंजेस टू इनकम टैक्स सिस्टम। इनकम टैक्स सिस्टम में बहुत सी चेंजेस आ गई हैं। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेट 15% की बजाय 20% हो गया है। सैलरी के स्लैब रेट्स बदल गए हैं। काफ़ी सारी चेंजेस हो गई हैं। इनकम टैक्स रेजिडेंट पाकिस्तान में 183 डेज पे बनता था, अब 200 डेज पे बनता है। इस तरह की मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह की चेंजेस हो गई हैं लॉ में बहुत ज़्यादा। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस एन एंटिटी इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, एक एंटिटी जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है उस सेक्टर के अंदर, विल नीड टू रीट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ एडमिन एंड सेल्स वर्कफोर्स। एडमिन स्टाफ को भी ट्रेन करना है और सेल्स स्टाफ को भी ट्रेन करना है। हो सकता है हमारा बहुत बड़ा इदारा हो जिसमें कई एम्प्लॉयज हों, ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो हमारे बैंक्स के रेगुलेशंस बने हुए हैं वो फॉलो हों टैक्स काटने के। एंड एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट अल्हम्दुलिल्लाह नो फिल्टर्स हैव बीन फिटेड या नो ट्रेनिंग हैज टेकन प्लेस। फाइन वाली बात आप इधर भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसने बस यही बात की है कि असल में अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई, इस वजह से। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं बिजनेस वैसे बंद कर सकता हूं आज ट्रेनिंग दिए बगैर? बिजनेस बंद कर सकता हूं आज ट्रेनिंग दिए बगैर? सवाल तो अजीब सा है, लेकिन पूछा आज के बाद हमने इसी तरह करना है अपने माइंड से। अगर मैं बिजनेस बंद कर दूं ट्रेनिंग दिए बगैर, तो क्या मुझे ट्रेनर को ₹1,00,000 देना पड़ेगा? अभी तक तो मैंने ट्रेनिंग। क्या अगर हुकूमत कह रही है कि महंगी महंगी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप दिया करें और वो आज बिजनेस बंद कर दें, तो आपको खरीदनी पड़ेगी डिलीवरी वैन, सॉरी वो पिक एंड ड्रॉप वैन? नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पे आईकैब वाले काफ़ी अरसे से कॉलेजेस के पास आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे कॉलेज के पास भी आए और उन्होंने आके कहा कि छत के ऊपर ये जो तुम लोगों ने कच्ची कैंटीन डाली हुई है इसको पक्की ईंटों की बनाओ। अब वो कई सालों से हमें कह रहे हैं, लेकिन हमारे कॉलेज वाले वो पक्की ईंटों की नहीं बना रहे। अब अगर आज कॉलेज वाले कॉलेज बंद करें तो पक्की ईंटों की बना के बंद करनी पड़ेगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहले नहीं बनाई तो अब कहां से बनानी है पक्की ईंटों की कैंटीन? तो इट मींस कि एसेट की लायबिलिटी तब तक रिकॉर्ड नहीं हो सकती जब तक एसेट खरीद ना लें। हाँ, फाइन की यहां भी आप बात कर सकते हैं अगर आपने करनी है। तो देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज नो पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या होता? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं, ट्रेन तो पहले हो चुके हैं, आप उनको रीट्रेन करना है। पास्ट में भी कभी ट्रेन हुए होंगे। नो रीट्रेनिंग हैज टेकन प्लेस। रीट्रेनिंग का लफ्ज उसने इसीलिए लिखा ना, पास्ट में भी कभी ट्रेन किया होगा। तो अब रीट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि थोड़ी थोड़ी लॉ में चेंजेस आई हैं। सो नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड। ये भाई अब कल देखेंगे, कफन लेके आएंगे तो इसलिए इसको भी छोड़ें। तो पेज 346 पे हमने कर ली एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, एक दो और मिसालें हैं, अगर वो आज टाइम बचेगा तो करेंगे। फिलहाल ज़रा मैं न्यूमेरिकल्स शुरू करवाना चाह रहा हूँ। चलें भाई, पहला न्यूमेरिकल निकालें, पेज 353।
2:05 पे आ जाइएगा जुमा पढ़ के, और अगर सुन्नतें आपकी कोई रह जाती हैं तो फिर इंशाल्लाह हम 2:45 तक क्लास ख़त्म कर लेंगे। 3:26-23 तक तो वैसे ही शायद टाइम होता है जोहर का, तो सुन्नतें फिर बाद में पढ़ लीजिएगा। अ कंपनी परचेज द प्लांट कॉस्टिंग ₹300 मिलियन। एक कंपनी ने कितने का प्लांट खरीदा है, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। तो इस पर तो कोई एतराज़ नहीं, इंस्टॉलेशन बताया भी नहीं वैसे उसने है कितनी, लेकिन इंस्टॉलेशन एसेट की कॉस्ट में डालनी होती है तो उसने खुद ही डाल दी हुई है, बस ठीक है। प्लांट की लाइफ है 12 साल। ये खरीदे हमने 1 जनवरी 2016 को। लीगल ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर प्लांट को डिसमेंटल करने की, डी इंस्टॉल करने की। नई किताब खरीद लो। एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 100। ये कितने साल बाद होनी है? फ्यूचर डिसमेंटलिंग का लफ्ज़ अंडरलाइन करें, कितने साल बाद होनी है? एक्सेलेंट, 12 साल बाद। एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज 100। तो बिल्कुल सऊदी किंग वाला सवाल है। सऊदी किंग को अगर 12 साल बाद पेमेंट करनी हो सकता है उसके बच्चों को ही करनी पड़े। अच्छा, तो इसको डिस्काउंट कर लें, इसको क्या कर लें? डिस्काउंट कर लें। एंड द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इज 7%। ये रफ वर्किंग में एंट्रीज बुक पे कर लें, लेकिन हमारा फॉर्मेट आज कुछ और होगा, वो मैं व्हाइट बोर्ड पे करूंगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एंट्रीज कर लें। बोले माय डियर, 1 जनवरी 16 को प्लान डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 300 से। अच्छा, सऊदी किंग को जो पैसे देने का वादा होता था उसकी एंट्री क्या करते थे? इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल और उसके बाद अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% वही कॉन्सेप्ट है। फिलहाल लाइबिलिटी 100 पे बुक करूं या 100 की पीवी? अच्छा, इसके लिए ना लाइबिलिटी लफ्ज़ यूज नहीं करना, क्योंकि ये अनसर्टन है। सऊदी किंग वाली सर्टन थी कि तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा, इसके साथ ये सर्टन अमाउंट नहीं होती, इसके साथ उसने एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। क्योंकि मजदूरों, उस वक्त मजदूर 100 रुपया लें मुझे नहीं पता, तो इसलिए सऊदी किंग को तो मैं मुंह से कहता था कि तुम्हें 100 रुपया दूंगा 12 साल बाद, इधर मजदूरों को उस वक्त अरेंज करके देखेंगे कितने के मिलते हैं। इसलिए यहाँ पेएबल का लफ्ज़ हमने यूज नहीं करना, यहाँ प्रोविजन का, बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग। टाइमिंग भी अनसर्टन है, हो सकता है 13 साल बाद हम प्लांट डी इंस्टॉल करेंगे, तो हमारा अंदाजा है ना 12 साल बाद करना है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या प्रोविजन फॉर डी इंस्टॉलेशन। अच्छा जी, बोले भाई, 100 इंटू 1.07 माइनस 12, बस ठीक है 44 अभी जाने दें, उधर 0.4 उधर लगा लेंगे, चलें लगा लें अभी। ये वाहिद ऐसी प्रोविजन है जिसको कैपिटलाइज किया जाता है, एक्सपेंस में नहीं डाला जाता। वरना मैंने आपको प्रोविजन की एंट्री बताई थी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। सबर कर लें, अनवाइंडिंग करवा दें, फिर आप एंट्रीज कर लें जो करनी है आपने। अनवाइंडिंग, अच्छा, इसमें मेरा मशवरा आपको यह है कि इस टॉपिक में आपने 2 बहनें, उनको साथ साथ लेके चलना है। एक का नाम डेप्रिसिएशन है, एक का नाम इंटरेस्ट है। इस टॉपिक में बच्चे इंटरेस्ट की एंट्री भूल जाते हैं, तो उनको हिंट मैं ये दे रहा हूं कि डेप्रिसिएशन की जब भी एंट्री करते हैं आप लोग, पुराने जमाने में आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री जब भी करनी है, साथ ही इंटरेस्ट की एंट्री भी कर जाइएगा, ये कभी आपने भूलनी नहीं। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की एंट्री को साथ साथ लेके चलना है, यहां से आपको इंटरेस्ट की एंट्री नहीं भूलेगी। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन की कर लें पहले, वो कोई मसला नहीं, डेप्रिसिएशन की कर लें पहले। डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एसेट की कॉस्ट 300 जमा, प्लीज 300 जमा 44.4। मैंने 100 क्यों नहीं डाला एसेट की कॉस्ट में, 44 क्यों डाला है? क्योंकि पीवी डालनी है ना एसेट की कॉस्ट में। आरओयू में भी हम जीआरवी यूजीआरवी की पीवी डाला करते थे, तो जो अमाउंट फ्यूचर में पे होनी है उसकी पीवी डाली जाती है। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट बता दें कितनी है, डिवाइडेड बाय 12, 28.7। और डेप्सियन और इंटरेस्ट बहनें आपस में, तो दूसरी बहन की एंट्री करें 31, 12, 16। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, वही जो सऊदी किंग वाले में करते थे, प्रोविजन क्रेडिट। अच्छा, पेएबल को वाइंड कर लिया है, वाइंड करके पीछे ले आए हैं, पेएबल को वाइंड कर दिया, अब इसको अनवाइंड करें ताकि ये 12वें साल ये इसका बैलेंस 100 पे पहुंचाओ। लेकिन अब प्लांट को नहीं छेड़ना,
क्योंकि प्लांट में सिर्फ पीवी जानी है। अब प्लांट डेबिट करने की बजाय इंटरेस्ट डेबिट कर लें। इस कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक सिंपल सी है कि लॉ मेकर कहता है समझ लो आज आपने बैंक से 44 का लोन ले लिया और आपने उसे 12 साल बाद 100 रुपया वापस करना है, तो बाकी इंटरेस्ट है। लॉ मेकर कहते हैं इस तरह समझ लो, आज आपने बैंक से 44 का लोन ले लिया, कैश डेबिट लोन क्रेडिट 44, और 44 को आप अगर 12 साल बाद वापस करोगे तो बैंक फिर 44 नहीं लेगा, वो कितना लेगा, 100 लेगा। तो ये लॉजिक है इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के पीछे। अब आप प्लांट को डेबिट नहीं कर सकते, अब आप इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। खोलें जी डिस्काउंट, 44.4 इंटू 7%, 3.1। अच्छा अब होगा क्या, देखें इधर, ये 12 साल हैं, मैंने यहां कितने पे रिकॉर्ड किया, 44.4 पे, 3.1 बढ़ गया तो कितने पे चला गया, 47.5। करते करते ये 12वें साल, इसकी एंट्री बोलें, प्लान डेबिट पेएबल टू मजदूर क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट पेएबल टू मजदूर क्रेडिट, ये कैरी डाउन आ गया प्रोविजन का। ओके, तो किया क्या करना है हमने, 100 को यहां बुलाया करने और 100 के तोड़ के दो हिस्से कर देने हैं। 100 का 44 प्लांट में डाल देने और 100 का 100 माइनस 44 थोड़ा थोड़ा करके 12 सालों में इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर देना। चलें जी एंट्रीज कर लें, किताब पे करें, रजिस्टर पे नहीं करनी। रजिस्टर वाली एंट्रीज अलग हैं, वो एक फॉर्मेट बना के करेंगे हम। हो गया, जल्दी करें। फॉर्मेट बनाएं जी, एक डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट और प्रोविजन। अच्छा प्रोविजन के आगे आपने यहां पे जगह छोड़नी है प्रोविजन की कैलकुलेशन के लिए, तो प्रोविजन को सफ़े के एंड पे ना ले जाइएगा, प्रोविजन के आगे जगह छोड़ें ताकि मैं छोटा सा लिख के यहां डिस्काउंटिंग कर सकूं। ओके लेट्स स्टार्ट। डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 16, कॉस्ट 300 प्लस पीवी ऑफ 100, डन। कॉस्ट विल बी 300 यानी कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी इंस्टॉलेशन। अब पीवी ऑफ 100 कहां आपने निकाला करनी है, वो आपने प्रोविजन के आगे निकाला करनी है। तो अभी नोट मत करें, मुझे बताएं
कितने देने हैं 12 सालों बाद? सो डिस्काउंट रेट रेज टू पावर -12, 44.4। अब ये प्रोविजन अकाउंट में चला गया 44.4, इसको उठा के एसेट की कॉस्ट में डाल दें। वो जो 44.4 वहां कैलकुलेट किया है, इसको अब आप यहां डाल दें। आप बता दें एसेट टोटल कितने में पड़ा? 344.4। तो ये फॉर्मेट हुआ करेगा। प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस बता दें 1 जनवरी को 44.4। 100 क्यों नहीं? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रोविजन अकाउंट में पड़ा हुआ है 44 और एसेट अकाउंट में पड़ा हुआ है 344। चलें जी, 1 जनवरी 16 जनरल एंट्री बोलें। प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट। ये हम 2 एंट्रीज नहीं किया करेंगे जैसे मैंने की थी, ये 2 एंट्रीज नहीं किया करेंगे, इकट्ठी कर दिया करेंगे। इस डेटे से ढूंढे प्लांट कितने पे रिकॉर्ड करूं? 344.4। कैश अभी 44 तो नहीं दिया, बल्कि 44 की बजाय 12 साल बाद 100 देने हैं। फिलहाल कैश कितना दिया है? 300। इस एंट्री में कुछ बैलेंसिंग नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ वहां से उठा रहा हूं। प्रोविजन तो बताएं एसेट की कॉस्ट में क्या क्या गया? इंस्टॉलेशन भी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी इंस्टॉलेशन भी। ओके, अब आप 31/12/16 डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट, ये दोनों निकलेगा। एसेट पे डेप्रीसिएशन निकलेगी और प्रोविजन में इंटरेस्ट, जैसे लोन पर इंटरेस्ट होता है उस तरह का। डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट को इस टॉपिक में साथ साथ चलाना है। जिस दिन डेप्रिसिएशन निकालनी है उसी दिन साथ इंटरेस्ट भी निकालना है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं पहले। 344.4 डिवाइडेड बाय 12, 28.7। जी एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इंटरेस्ट निकालने के 2 तरीके हैं। एक वो जो मैंने उधर बताया, इस तरीके पे हम नहीं चलेंगे पेपर में, ये पुराना तरीका है। इस तरीके पे हम नहीं चलेंगे। आज इंटरेस्ट निकालने का नया तरीका सीखेंगे, उसमें इंटरेस्ट बैलेंसिंग आ जाया करेगा। इस तरीके पे नहीं चलना। 44.4 इंटू 7%, कितना? इस तरीके पे नहीं चलना। हालांकि ये तरीका भी सही है, इस तरह भी कर सकते हैं, इजाजत है आपको। लेकिन आने वाले दिनों में जब डेटा ज्यादा हुआ करेगा तो ये तरीका जो है वो बड़ा स्लो हो जाएगा, तो इसलिए इस तरीके पे नहीं चलना। ये भी 3.1 ठीक है। अब आप दोनों को बैलेंसिंग निकाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। दोनों की कैरिंग अमाउंट निकल आएगी जो बैलेंस शीट में जानी है। इधर ऑब्वियसली हम लिखा करेंगे कैरिंग अमाउंट, लेकिन इस तरह नहीं इंटरेस्ट को निकालना, इस तरह नहीं इंटरेस्ट को निकालना। इसकी कैरिंग अमाउंट निकाल लें, वो तो निकाल लें। हाँ जी, अच्छा। इसमें आपने करना ये है कि इसका कैरी डाउन निकालना है, प्रोविजन का कैरी डाउन निकालना है। उसके लिए आपने जो है ना वही फिंगर थंब अप्रोच यूज करनी है। कब खरीदा? 1 जनवरी को। कहां खड़े हैं? कितने साल गुजर गए खरीदे हुए? 1 साल। कैरिंग अमाउंट के साथ अगर डेट नहीं लिखी होगी तो हमेशा गलत डिसीजन पे पहुंचेंगे। कैरिंग अमाउंट के साथ डेट लिखनी जरूरी है। कब खरीदा? 1 जनवरी को। कहां खड़े हैं? कितने साल हो गए खरीदे हुए? 1 साल खरीदे हुए हो गया है।
इसका मतलब है अब 11 साल बाद प्लांट को डिसमेंटल करने या मेंटल कर देने, डिसमेंटल। 11 साल बाद डिसमेंटल कर देने। तो 100 को 11 साल पीछे बुला के खड़ा कर लें। 100 इंटू 1.07 रेज टू पावर माइनस, ये 11 निकालना आपका इम्तिहान हुआ करेगा पेपर में, वो फिंगर थंब अप्रोच से पता चला करेगा। तो अब बता दें क्या ये मुझे कैरी डाउन दे रहे हैं या फॉर द ईयर दे रहे हैं? कैरी डाउन दे रहे हैं। अब ये फॉर द ईयर नहीं दे रहा। 47.5। अब ये जो मैंने स्लैश इंटरेस्ट डाला हुआ है, ये डेप्रिसिएशन निकल चुकी है, स्लैश इंटरेस्ट, बड़ा बड़ा बैलेंसिंग। जी अनवाइंड कितना करना है? 3.1। जी एंट्री कराएं 3.1 की। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ये सीआरई में जाएगी या एसआरई में जाएगी? बाहर आ जाए कंसोलिडेशन से, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। कितने लोग सोचने लग गए थे? हाथ खड़ा करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन जी 3.1। कभी कभी कोई आपकी तरह अच्छा बच्चा होता है ना, वो क्लास के बाद आके बोंगी मारता है कि यहां नेगेटिव को आप खर्चा कह रहे हैं, यहां पॉजिटिव को आप खर्चा कह रहे हैं, यहां नेगेटिव को आप खर्चे में डाल रहे हैं, यहां पॉजिटिव को आप खर्चे में डाल रहे हैं। मुझे बता दें करना क्या है? जाहिर बात है भाई, एसेट कम हो रहा है तो भी खर्चा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो भी खर्चा है। ऊपर नेचर देख लेना क्या है, वो एसेट अकाउंट है, वो लाइबिलिटी अकाउंट। चलिए जी, हाँ अगला साल को ट्राई करें। 31/12/17 पहले डेप्शन निकाल के कैरी डाउन निकाल लें, फिर उसके बाद प्रोविजन का कैरी डाउन निकाल के इंटरेस्ट बैलेंसिंग। आगे ना पढ़े सवाल में? नहीं, सवाल आगे नहीं पढ़ना, सवाल बस वही है सवाल अभी। अच्छा बोलें सर, इधर देखें। फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन निकाल के कैरी डाउन निकालना है और प्रोविजन का कैरी डाउन निकाल के इंटरेस्ट बैलेंसिंग निकालना है। पहले डेप्रिसिएशन तो निकाल लें। स्ट्रेट लाइन मेथड है, छोड़े पर क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 28.7 ये डेप्रिसिएशन निकल आई। अब इसकी कैरिंग अमाउंट निकाल लें 287। अच्छा अब इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा आपको। इंटरेस्ट आपने निकालना है तो ऐसे निकलेगा, कंपाउंडिंग होगी, यानी ये 47.5 पे आप निकलेगा इंटू 7%। एक ये तरीका है और एक पुराना तरीका। जो नया तरीका है वो कुछ और है, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम उसी तरीके पर रहेंगे जो नया सीखे हमने। फिंगर अब भाई की और थंब हमारा, क्योंकि इतनी बड़ी फिंगर थंब तो नहीं हो सकती। अच्छा जी, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। कितने साल रह गए मेंटल होने में? अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बाद प्लांट ने मेंटल हो जाना है। तो 100 इंटू 1.10 50 ये अगर 50.8 इसी तरह बढ़ता रहा तो कहां तक पहुंच जाएगा? 100 तक 12वें साल में। रोक सको तो रोक लो।
3.3। डेप्रिसिएशन क्यों सेम रह रही है और इंटरेस्ट क्यों बदल रहा है? इंटरेस्ट तो कंपाउंड होके फिर बार बार निकल रहा है ना, वो तो फिर चेंज होगा। असल में इस वजह से भी इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है ना, पेमेंट हो ही नहीं रही, वो 100 मिलियन 12 साल बाद पे करना है। चलें जी, अब बोलें एंट्री। जी 2017 ये वाली एंट्री होगी नहीं, तो अच्छा रिदम होता कि हम यहाँ पर एंट्रीज करते। तो 31/12 डेप्शन इंटरेस्ट को उधर भी साथ चलाने और डेप्शन इंटरेस्ट को इधर भी साथ चलाने। जब भी डेप्शन की एंट्री करनी है इंटरेस्ट की एंट्री करना नहीं भूलनी। 28.7 जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 3.3। तो ऑब्वियसली अगर मैं अब 12 साल आपको ये कराता रहूँगा तो आप बोर हो जाएंगे, आगे तो कुछ भी नहीं है। अब हम थोड़ा सा चेंज इन एस्टीमेट करते हैं, इसी में एस्टीमेट को चेंज करते हैं और हो सकता है अगले साल हमें अंदाज़ा हो कि मज़दूर ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं या डिस्काउंट रेट चेंज हो जाए, कोई भी ऐसी चेंज आएगी उसको अब हम देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर रोक रहे हैं और सवाल में अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसी तरह चलाना था सवाल और सवाल में कुछ ना लिखा होता तो फिर अगले साल भी डेप्शन आ जाती 28.7, ये जितना मर्जी आता। फिर इधर हम करते हैं 100 इंटू 1.07 रेज़ टू पावर माइनस, ये जो आता ये फिर बैलेंसिंग आ जाता। तो ये तो फिर नेवर एंडिंग स्टोरी है, इससे बोर होना था। ओके, तीसरे साल के पहले दिन सोलह का साल गुजर गया, 17 का साल गुजर गया, तीसरे साल के पहले दिन एस्टीमेट इज रिवाइज्ड, एस्टीमेट रिवाइज हो गया। जैसे रेजिडुअल वैल्यू बदल जाती थी, रिमेनिंग लाइफ बदल जाती थी चीज़ों की, तो यहाँ एस्टीमेट रिवाइज हो गया। अब महंगाई की वजह से शायद मजदूर मांगेंगे 140 और डिस्काउंट रेट हो गया है 6%। ठीक है, 16-17 की इंटरेस्ट हमने कर ली है, 18-19 की कर लेते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना ऐसा करते हैं पेपर में कि वो ये जब एक ही रिदम में सवाल पढ़ते हैं तो इन फिगर से खेलने लग जाते हैं। हालांकि इन फिगर से नहीं खेलना, उसका हल हम ये निकालेंगे कि बच्चे को क्या करेंगे, अगर ये डेट पढ़ ली है ना तो फिर यहाँ तक पहले आओ, फिर उसके बाद ये पढ़ो। तो 1 जनवरी 16 पढ़ ली है ना तो फिर 31/12/17 तक आ जाओ। जब 31/12/17 तक आ जाओ, अब ये लाइन पढ़ो। पहले ये लाइन पढ़ने का फायदा नहीं होगा, आप ऐसे ही पिछले डेटे में भी कोई मसला कर रहे होगे। तो ये अब 1 जनवरी 18 को खड़े होकर ये लाइन पढ़ लें। एस्टीमेट इज रिवाइज्ड एंड फ्यूचर डिसमेंटलिंग इज एस्टिमेटेड एट 140। तो इधर 1 साल गुजर गया था तो इंटरेस्ट कितना था 3.1, इधर 1 साल गुजर गया था तो इंटरेस्ट कितना था 3.3। ओके, नाउ 31/12/17 नहीं लिखना क्योंकि सवाल में जो डेट डली हुई है, वरना 31/12/17 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चेंज इन एस्टीमेट चला जाना है और सवाल में डेट तो कोई और डली हुई है, डेट इज 1 जनवरी 18। क्या हेडिंग दे दें, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। इस कैरिंग अमाउंट को हम रिवाइज करने लगे हैं। रीवैल्यूड अमाउंट तो नाम IS 16 में रखते थे, तो इसका रीवैल्यूड अमाउंट नाम नहीं रखना, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि 100 किस पे चला गया है? 100 चला गया 140 पे और 1.06 रेज टू पावर। जरा आप लोगों ने मुझे बताना है, फिंगर थंब अप्रोच, पूरा 16 पूरा, तो एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? तो कितने साल बाद डिसमेंटल होने? 10 साल बाद, 2 साल गुजर गए, 10 साल बाद डिसमेंटल होना है। तो अल्लाह का शुक्र है ये फैक्टर तो सेम रहा,
-10। अच्छा, अब बता दें टोटल क्या आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू की अच्छा, फ्यूचर वैल्यू की मद में कितनी इंक्रीज आई? 40। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू की मद में कितनी इंक्रीज आई? 27.4। इज इट इंटरेस्ट? एक दिन का तो इंटरेस्ट नहीं होता, फिर क्या करें, ये तो इंटरेस्ट नहीं है। P&L में ना डालें। 100 की पीवी कहां डाली थी? 100 की पीवी एसेट की कॉस्ट में। अब ये जो एस्टीमेट रिवाइज हुआ है, तो इसकी भी पीवी का डिफरेंस अगर वक्त गुजरने की वजह से तो इंटरेस्ट, और अगर किसी और वजह से है तो पहले मजदूर 100 मांग रहे थे तो 100 की पीवी कैपिटलाइज की थी एसेट की कॉस्ट में, अब मजदूर 140 मांग रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस तो 40 की पीवी आएगी ना। थोड़ा सा डिस्काउंट रेट का भी रोल है, इन दोनों का डिफरेंस 40 की पीवी आएगी। वो 40 की पीवी को मैं कहां डाल लूं? एक्सपेंस में नहीं डालना, उससे भी कैपिटलाइज करना है। यहां तक नोट करें, फिर बैलेंसिंग मैं निकलवाता हूं। Future dismantling cost is now 140 and the discount rate is 6%, but we are still standing on यकम जनवरी 18 या 31 12 17 खड़े उधर ही हैं, इसलिए 10 साल वही उसी तरह लेने हैं। चेंज किस में आई है? प्रोविजन में। तो बताएं अब मैं सवाल ऐसे चलाऊं या इधर से चलाऊं? मुझे एसेट में कोई चेंज तो दी नहीं उसने माय डियर, मुझे किस में चेंज दी है? तो फिर मैं ऐसे चलाऊं सवाल या ऐसे चलाऊं? तो ऐसे चलाना पड़ेगा ना, पहले प्रोविजन की चेंज निकालनी पड़ेगी। तो उधर से सवाल को अब लेके आए अंदर की तरफ, इधर से सवाल को लाए, क्योंकि प्रोविजन की चेंज बता रहा है, एसेट में चेंज नहीं बता रहा कोई। अच्छा जी, अब बैलेंसिंग बताएं क्या आ रहा है? 27.4 जी। डेप्रिसिएशन एक दिन की और इंटरेस्ट एक दिन का, ये एक दिन तो है ही नहीं प्रैक्टिकली। ये 31 12 17 की रात है, ये यकम जनवरी 18 की सुबह, ये एक दिन भी नहीं है। तो इट इज नॉट डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, इट इज चेंज इन एस्टीमेट। क्रेडिट तो पता चल गया किसको होना है। क्रेडिट क्यों होना है वैसे? लायबिलिटी प्लस हो रही है ना। क्रेडिट तो हो गया 2018 यकम जनवरी 18, क्रेडिट तो मार दें प्रोविजन को, कितना? अच्छा, बाजे वाले लेके आया है कोई। अच्छा, डेबिट, डेबिट किसको करें? खर्चा बुक करें, P&L में डाल दें, इंटरेस्ट में डाल दें, तो उसमें हमने अपनी राय कायम नहीं करनी। स्टैंडर्ड ने लॉजिक ये दिया है कि जब 100 की पीवी को आपने कैपिटलाइज किया था तो 100 और 140 का डिफरेंस 40 की पीवी 27 निकल रही है, उसको भी आप क्या करो? सो दैट्स वाई मैं प्रोविजन क्रेडिट करके प्लान डेबिट किया करूंगा। अब इस तरह एरो लगा लें, ये वाला 27.4 इधर आ रहा है, ये वाला 27.4 इधर आ रहा है। अब एंट्री बता दें, प्लान डेबिट, तो मेरे ख्याल से इस टाइप की एंट्री होगी जो यकम जनवरी 16 को हुई थी। अब छोटा सा यहां लिख दें बैलेंसिंग, बस ठीक है। दो, अब ये साल तो आप खुद ही पूरा कर लें। इकतीस 12 18 को डिविजन और इंटरेस्ट निकाल लें। ना पुत्र, आप डेप्शन के साथ डेट नहीं लिखनी, वरना आप लोगों ने रिमेनिंग लाइफ गलत निकाल लेनी है। डेप्शन के साथ डेट ना लिखिएगा, वरना आप लोगों ने रिमेनिंग लाइफ गलत निकाल लेनी है। डेप्शन के साथ डेट लिखे बगैर जरा रिमेनिंग लाइफ निकाल के अब काम करें।
वो पुराना काम अपनी जगह करें, जैसे रिवैल्यूड अमाउंट आती थी, अब चीजें बदल गई हैं। अब ये 314 ने 12 साल में खत्म नहीं होना, अब ये 314 अब यहां से भी देख सकते हैं, लेकिन ये बोंगा तरीका है, 2 दफा डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है तो 10 दफा भी रहता है, लेकिन हम वही फिंगर थंब अप्रोच लगाया करेंगे। इससे पहले मैं डेप्रिसिएशन के साथ डेट आपको लिखने दे रहा था क्योंकि कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ थी, वो आसान चीज थी। अब मैं आपको मना कर रहा हूं, जब भी चेंज इन एस्टीमेट हो जाए उसके बाद डेप्रिसिएशन के साथ डेट ना लिखिएगा, वरना रिमेनिंग लाइफ गलत निकाल लेंगे। जो लोग डेट लिख देते हैं वो फिर रिमेनिंग लाइफ 9 साल निकाल लेते हैं, 9 साल, हालांकि रिमेनिंग लाइफ इस तरह नहीं निकालनी। इसको कितने अरसे में खत्म करना है, तो ये 2 साल गुजर चुके हैं एसेट को, टोटल कितने साल, 12 साल, तो 12 माइनस 2 10। तो अब डेट लिखनी है तो लिख दीजिएगा, लेकिन डेप्सियन के साथ स्लैश इंटरेस्ट भी निकालेंगे। फिलहाल डेप्सियन बताएं कैसे निकलेगी। 314.4 रिवाइज बीवी डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। जो रिवाइज बीवी है वो तो हमारी बकाया जिंदगी में हमारे साथ रहेगी ना। देखिए रिवाइज बीवी शुरू से तो नहीं हमारे साथ थी ना, रिवाइज बीवी अब रिमेनिंग लाइफ में हमारे साथ रहेगी इंशाल्लाह। कह रहे अच्छा, अब डेट लिख दें जी। डेप्रिसिएशन अगला तो खुद ही कर लें। हाँ जी, एसी क्या कराना है, एसी को चुकवा दें यहाँ से भाई, इसको स्लो कर दें। स्लो से क्या मुराद है, 16 बंद करा दें, यानी भाई 28 पे कर दो। सारी बातें इसकी मानी तो वो बंदा खराब हो जाता है। देखें साथ वाला घर में सबसे छोटा है, घर वालों ने इसको बिगाड़ा हुआ है, लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा, देखें जरा इसको, थोड़ा बिगड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा लग रहा है। और जो सबसे बड़ा है वो रफ एंड टफ बना हुआ है, उसको आप जो मर्जी कहते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, पता चले सारे ही दरमियान वाले बैठे हैं। अच्छा जी, $283 माय डियर, यहां डेट लिख के करना है, यहां लिखे बगैर नहीं करना। कैरिंग अमाउंट के सामने अब आपने डेट लिख के करना है, वरना यहां तो गड़बड़ हो जाएगी। डेप्सिएशन के साथ डेट लिखे बगैर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, यहां लिख के निकालनी है। ए मेरी फिंगर, ए मेरा थंब, 16 17 18 कितने साल हो गए। अब हम साल के एंड पे खड़े हैं, 3 साल हो गए हैं और आपको नजर भी आ रहा है 3 साल का इंटरेस्ट, 1 2 3, तीसरे साल का इंटरेस्ट मैंने इधर डालना है, तो 3 साल हो गए हैं, तो टोटल कितने रह गए। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके। अच्छा साथ वाला ज्यादा बोले ना तो उसे तू लड़ रहा है, कल लड़ रहे हूँ। 82 पॉइंट, कैलकुलेटर को फिर पॉइंट के बाद एक डिजिट पे सेट कर दिया करें। हमें नहीं पता कैसे सेट करना है, ना हमने कभी सीखा है ना सीखना है। जी बोलें। अभी तो ये नजर लग गया। यार बहुत बोलता है, खड़े हो जंप मार पीछे की तरफ, आखिरी सीट से जंप मारो बस से बाहर, जल्दी, हाँ हाँ जल्दी 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 जंप मारो, बाहर जंप मारो, भाग के आओ इधर। जूते नहीं पहने हुए, नो प्रॉब्लम, सॉक्स के साथ आ जाओ, जल्दी आओ, भाग के आओ, भाग के। चलो 2019
2019 ये तुझे मारनी है मैंने। अच्छा 2019, चलो 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 करो 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 जल्दी। 2019 जल्दी करो। ये फासला नापो दोनों। सर से भी बड़ी मिसवाक रखी हुई है इसने। चलो 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 2019 जल्दी 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 2019। बबल बंद करो ना खाना। अब 31/12/19 लिखो। 31/12/19। अच्छा माय डियर, आप डेट लिख दें क्योंकि अकरम खान ने कह दिया डेट लिखनी है, क्योंकि रिवाइज नहीं हो रहा कुछ, तो इसलिए आप डेट लिख दें। डेप्रिसिएशन का लफ्ज लिखो। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करो। यार तेरा फॉन्ट साइज जो है ना सेट कराने वाला है जी। अब डेप्रिसिएशन बच्चों से कैलकुलेटर पे निकलवाओगे या कुछ और कर लें? बस 31.4 ही उतार दो, कोई मसला नहीं। 31.4, क्योंकि कोई चेंज एस्टीमेट में नहीं आ रही। रियली अप्रिशिएट, आपने नेगेटिव साइन लगाया इसके साथ। अच्छा जी, अब कैरिंग अमाउंट निकालो। उनको कहो लिखवाओ 251. अच्छा जी, अब क्या पसंद करोगे? इसके साथ डेट लिखो 251.6 के साथ उधर 31/12/19। 31/12/19 इधर आके वैसे थोड़ा बंदा परेशान हो जाता है, मुझे लगता है इस वजह से। आगे सीए लिखो, आगे लिखो मैं कर रहा हूं। अच्छा आप बताओ क्या करोगे? इंटरेस्ट पहले निकालोगे या प्रोविजन का कैरी डाउन निकालोगे? इंटरेस्ट अभी लगी नहीं हो। इंटरेस्ट पहले निकालोगे, प्रोविजन का कैरी डाउन पहले निकालोगे? प्रोविजन का कैरी डाउन निकालो। 140 जरा 1.06 फिंगर थम। अच्छा ठीक है, अब बोलो गिन के थम बोल पूरा 16 बोले ना 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 जंप मार डायरेक्ट। ये इस तरह नहीं गिनने, इस तरह गिनने। पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18, पूरा 19, कितने हो गए? 4। कितने साल हो गए? कितने साल रह गए मेंटल होने में? 8 साल। 8 साल। लिखो इधर 8 -8। ठीक है जी, जाएं अब आप। अच्छा अब मैं डेप्रिसिएशन के साथ डेट लिखते हुए क्यों नहीं डर रहा? अरे मैं लाइफ नहीं निकाल लेना आप। अच्छा यार कुछ लोग ये करते हैं, आई विल डिस्करेज दिस प्रैक्टिस। कुछ लोग ये करते हैं 283 को 9 से डिवाइड कर रहे होते हैं। 283 को 9 से। जवाब अल्हम्दुलिल्लाह वही आना है, जवाब वही आना है, लेकिन क्यों अपने एफर्ट ज़ाया कर रहे हैं पेपर में? अपनी एफर्ट को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चेंज नहीं आई तो डेप्रिसिएशन जितनी पिछले साल है उतनी ही इस साल है। तो इसलिए प्लीज़ कुछ कैलकुलेशन किए बगैर पेपर में ये लिख दीजिएगा 31.4। फिंगर थंब पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18, पूरा 19, 4 साल। तो 87 पॉइंट और 4.9 निकालने का एक और तरीका बताएं। 82.9 ब्रॉड डाउन प्रोविजन मल्टीप्लाइड बाय 6% करके देखें। 82.9 मल्टीप्लाइड बाय 6%, 4.9। चलें जी, ये सवाल ओवर हुआ। 2019
31/12/18 31/12/19 डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट रिडक्शन 31.4 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 4.9 19 का P&L और बैलेंस शीट बना दें फिर आगे चलते हैं। अच्छा 19 एडमिन एक्सपेंसेस प्लांट है तो डेप्रिसिएशन डाल दें कॉस्ट ऑफ सेल में 31.4 और इंटरेस्ट डाल दें फाइनेंस कॉस्ट में। ये थोड़ी सी तैयारी कराई जा रही है फॉर फाइनल अकाउंट्स। ये ब्रैकेट में लिखना आपको पेपर में जरूरी नहीं, आप डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट भी लिखेंगे तो काफी है। ये P&L हो गया। बैलेंस शीट तो कुछ करना ही नहीं, कैरी डाउन्स पड़े हुए हैं। बैलेंस शीट में क्या करना है, तो कैरी डाउन्स पड़े हुए हैं। नॉन करंट एसेट्स PP BB 250 और नॉन करंट लायबिलिटीज। हाँ प्रोविजन तो आखिरी साल में करंट लायबिलिटी में जाएगी जब 1 साल रह जाएगा डिसमेंटल होने में। अभी तो तकरीबन 8-9 साल पड़े हैं डिसमेंटल होने में। 87.8 IS-12 में क्या करेंगे, इन दोनों को उल्टा देंगे। इन दोनों को किस वर्किंग में जाके, करंट टैक्स की वर्किंग में, और ये कैरिंग अमाउंट्स हो जाएंगी। टैक्स बेस फिर डिस्कस कर लूंगा कभी आपसे वो कैसे निकलनी है। तो IS-12 तो छोड़ें पर अभी, पहले ये टॉपिक तो समझ लें। अब 2 बातें लिख लें। एसेट की जब भी रिमेनिंग लाइफ निकलेगी तो अगली एसेट जब भी चेंज इन एस्टीमेट होगा, मादरत जब भी चेंज इन एस्टीमेट होगा तो अगली डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ की बेस पे निकालनी है। जब भी चेंज इन एस्टीमेट होगा तो अगली डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ की बेस पे निकालनी है। प्रोविजन का कैरी डाउन निकालते हुए कैरिंग अमाउंट के सामने डेट लिखी होना जरूरी है। प्रोविजन का कैरी डाउन निकालते हुए, इधर देखें, प्रोविजन का कैरी डाउन निकालते हुए कैरिंग अमाउंट के सामने डेट लिखा होना जरूरी है, तभी तो निकाल सकेंगे। प्रोविजन का कैरी डाउन निकालते हुए कैरिंग अमाउंट के सामने डेट लिखी होनी जरूरी है। ओके जी यार आप ना 3rd रो में चले जाओ। ये भाई शरीफ भाई बैठे हैं, पहले इनके साथ चले जाओ, जगह दे दो यार थोड़ी सी इनको।
सारी शरीफ होते हैं, मतलब ये कि अभी उस शरीफ के पास चले जाओ, या पिछली रो में शरीफ है उनके पास चले जाओ, जो भी आपको शरीफ लगे बस चले जाओ। हाँ, एसी को आप कर दो भाई 23 पे 22 पे, दूसरा पार्ट भी बना लेते हैं, ठीक है बना लें।